हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास, जो कि पवन सीरीज में अति लघु त्रिय प्रश्नों की सीरीज को कंप्लीट करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट हो जाता है। इससे पहले की वीडियोज में हम लोगों ने बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंप्लीट किया। सो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलते हैं, आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए, आप लोगों के लिए वीडियोस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है, भाषा के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, यानी कौन से हैं। तो वर्ण हो जाता है, शब्द हो जाता है, लिपि हो जाती है, ध्वनि हो जाती है और वाक्य हो जाता है। अगर वर्ण की बात की जाए तो वर्ण भाषा की उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। जैसे आप टुकड़े करना चाहें वर्ण के, तो क्या टुकड़े आप कर सकते हैं? जैसे का हो गया, क्या आप इसके टुकड़े कर सकते हैं? खा हो गया, इसके टुकड़े कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको अक्षर ही तो कहते हैं ना। तो ये अक्षर हो जाते हैं और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये आपकी क्या है? ये छोटी इकाई है। उसके बाद में आप लोग सभी लोग क्या करते हैं, इसमें जब लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ, जैसे पठन लिखा है, तो आपने इसको क्या किया, कई अक्षरों को मिलाकर पठन को कंप्लीट आपने किया। या यहाँ पे लिखा है सहायक, तो यहाँ पे आपने क्या किया, कई अक्षर को मिलाकर तभी तो आपने यहाँ पे सहायक लिखा। तो इस तरह से हो जाता है। शब्द की बात कर लेते हैं, तो जब वर्ण मिलता है तभी तो शब्द बनता है। फिर लिपि, तो लिपि जो हो जाती है, जैसे अपनी जो हिंदी की लिपि वो कौन सी है, तो देवनागरी हो जाती है। इंग्लिश की यानी अंग्रेजी की कौन सी लिपि हो जाती है, तो रोमन हो जाती है। इस तरह से हो जाती है। और वाक्य जब आप लिखते हैं, जैसे राम खाना खा रहा है ना, या सीता स्कूल जा रही है, तो आपने क्या किया, एक पूरा वाक्य कंप्लीट किया। लेकिन किनकी सहायता से? आपने अक्षरों की सहायता से, यानी वर्ण की सहायता से। इस तरह से हो जाता है। पठन के दो उद्देश्य लिखिए। तो पठन के दो उद्देश्यों को देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर हो जाता है ज्ञानोपार्जन, हो जाता है सामाजिक उपयोगिता, समाचारों को जानने में सहायक, शिक्षा प्राप्ति में सहायक। यहाँ पे दो उद्देश्य पूछे गए। आप दो उद्देश्य लिखेंगे तब भी आपको पूरे नंबर प्रोवाइड होंगे। ऐसा नहीं है कि आप चार उद्देश्य लिखेंगे तभी, क्योंकि यहाँ पे दो पूछे गए तो दो इनफ है। लेकिन आप चारों को याद कर लें, हो सकता है क्वेश्चन में चार आ जाए। हलंत किसे कहते हैं? हिंदी लेखन में हलंत। हलंत देखिए किस चिन्ह को कहते हैं, तो इस तरह के चिन्ह को हलंत कहते हैं। ऐसे जैसे वर्ण कोई अक्षर है तो उसमें इस तरह की लटकन लगी होती है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको हलंत कहते हैं। हिंदी भाषा में इसका महत्व है। हिंदी के छात्रों को हलंत का ज्ञान होना जरूरी है। हलंत से आशय है स्वर रहित वर्ण या आधा वर्ण। इसका मतलब क्या माना जाता है? जैसे आप कट्टर लिखें, जैसे आप क्या लिखेंगे, कट्टर, तो ऐसे लिखेंगे तो आपका ये सही नहीं माना जाएगा। यानी यहाँ पे आधे टा की जरूरत थी। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे हलंत लगा देंगे, ये टा आपका आधा माना जाएगा हलंत की वजह से। इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है, इसका ज्ञान आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। आयोग वह किसे कहते हैं? तो आयोग वह समझ लेते हैं। अंग और आह को क्या कहते हैं? अंग और आह ये क्या हो जाते हैं? ये आयोग वह हो जाते हैं। इसमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तो इसमें स्वर के भी गुण पाए जाते हैं और व्यंजन के भी गुण पाए जाते हैं, क्योंकि ये अनुस्वार एवं विसर्ग दोनों होते हैं। क्या होते हैं? ये अनुस्वार भी होते हैं प्लस विसर्ग भी होते हैं। समास किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक पद जब अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर एक पद हो जाते हैं तो समास कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, रसोई घर। क्या? तो रसोई घर ये एग्जाम्पल हो जाता है। और इसमें हो जाता है देशवासी, ये भी एग्जाम्पल हो जाता है किसका? तो समास। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हर्ष स्वर किसे कहते हैं?
ह्रस्व स्वर, जिन शब्दों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। आप जैसे बोल के देखें, इसमें कम टाइम लगा ना, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, तो इसमें कम समय लगता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। हिंदी की लिपि क्या है? तो हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है, ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। अगर और बात की जाए तो देवनागरी लिपि और किन भाषाओं की है? तो जैसे संस्कृत हो जाती है, पाली हो जाती है, मराठी हो जाती है, कोंकणी, सिंधी, भोजपुरी, मगही, कश्मीरी आदि भाषाएं हो जाती हैं। अनुनासिक ध्वनियां कौन सी होती हैं? ये जब डिटेल में चीज़ों को पढ़ा था तो बहुत ही इसको बारीकी से जाना था। अनुनासिक और अनुस्वार, आप लोग इसको कैसे याद रखेंगे? इसमें ज़्यादातर लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। तो अनुनासिक, अनुनासिक में कितने ना है? तो अनुनासिक में 2 ना है ना। और चंद्र बिंदु में कितने होते हैं? देखिए, एक चांद बना होता है और एक बिंदु रखा होता है, यानी 2। तो एक ना को आप एक बिंदु मान लें और एक ना को आप एक चांद मान लें, तो क्या हो गया? ये अनुनासिक हो गया। और अगर अनुस्वार की बात करें तो अनुस्वार, तो अनुस्वार में कितने ना है? तो अनुस्वार में 1 ना है, यानी कि बिंदी है। जैसे आपने अंगूर लिखा तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा अनुनासिक है और कौन सा अनुस्वार है, ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब क्या कहा गया है कि अनुनासिक ध्वनियां कौन सी हैं, और कुछ उदाहरण भी आप दे दें। तो जैसे हंसी, अब देखिए हंसी में ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है ना, चांद में भी ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है, 5 में भी ऊपर चंद्र बिंदु लगा है और मुंह पे भी ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, यानी ये क्या है? ये अनुनासिक है। अगर आपसे अनुस्वार पूछा होता तो जिसमें अंत जैसे हो जाता है, अंगूर हो जाता है, इस तरह से ये क्या हो जाते हैं आपके? तो अनुस्वार हो जाते हैं। गणित के अवयवों के नाम लिखिए। तो गणित के अवयव कौन कौन से हो जाते हैं? बीज गणित, रेखा गणित, सांख्यिकी, ये गणित के अवयव हो जाते हैं। शुद्ध उच्चारण के कारण बताइए। यहाँ पे अशुद्ध उच्चारण है, अशुद्ध उच्चारण के कारण बताए। तो अशुद्ध उच्चारण के प्रायः निम्नलिखित कारण होते हैं। क्या क्या होते हैं? ध्वनि आलोपन, किसी ध्वनि का लोप कर देना, या ध्वनि विकृति, किसी ध्वनि का अल्प उच्चारण या अति उच्चारण, ध्वनि का सही ज्ञान ना होना, उच्चारण के साधारण नियमों का ज्ञान ना होना, हकलाना या तुतलाना, कम सुनना, ये क्या हो जाते हैं? जैसे जब अशुद्ध उच्चारण आप किन कारणों से करते हैं? पहली बात तो जब आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपको चीज़ों की ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, पूरी नॉलेज नहीं होगी, तो आज जब आप किसी को बताएंगे तो क्या होगा? उसमें आप हकलाएंगे भी, तुतलाएंगे भी, क्योंकि आपकी चीज़ें परफेक्ट नहीं हैं। तो इसलिए यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है कि जब चीज़ों का कम ज्ञान होता है या ज्ञान ना हो, तब आप में अशुद्ध उच्चारण होता है, या आप में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि आप हकलाते हैं या आप तुतलाते हैं या आप कम सुन पाते हैं। तो जब आप कम सुनेंगे, जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ और कोई ऐसा है जो कम सुनता है, तो जब उसने पूरी चीजें सुनी ही नहीं तो उसको ज्ञान कैसे होगा? तो यहाँ पे ये भी चीजें हो जाती हैं। और ध्वनि का सही ज्ञान ना होना, ये सब चीजें हो जाती हैं। अब देख लेते हैं ध्वनि की परिभाषा लिखिए। ध्वनि का अर्थ केवल उन ध्वनियों से है जिनका प्रयोग मनुष्य बोलचाल में करता है, जिन्हें लिखित रूप में प्रयोग करने के लिए विभिन्न लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन लिपि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। ध्वनि भाषा की सूक्ष्मतम इकाई होती है। यानी क्या है कि ध्वनि की परिभाषा यहाँ पे ये पूछ रहे हैं, तो ध्वनि का अर्थ क्या हो? केवल उन ध्वनियों से जिनका प्रयोग मनुष्य बोलचाल में करता है। यानी अगर हमको इसकी नॉलेज ना हो तो हम अपनी बात को दूसरों तक कैसे पहुंचाएंगे? हम इन्हीं के माध्यम से तो दूसरों तक अपनी बात को पहुंचाते हैं। तो यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। अब कुछ चीजें हो जाती हैं जो हम बोल कर बता पाते हैं, कुछ चीज हो जाती है जो हम लिख कर बता पाते हैं। तो यहाँ पे ये सब चीजें हो जाती हैं। संयुक्त व्यंजन किन्हें कहते हैं? तो संयुक्त व्यंजन शब्द का अर्थ है 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का संयोग। अन्य शब्दों में जब एक से अधिक व्यंजन एक साथ इकाई के रूप में प्रयोग होते हैं तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। विद्यार्थी क्षत्रिय त्राज्ञा श्रा से परिचित हैं। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे आपका क्षत्रिय वाला छा है, ये किन शब्दों से मिलकर बना? आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितनी बार मोस्ट के हैं उतनी बार कम है। तो ये आपका किन से बना है? तो का हलंत प्लस पिछरी शाह हो जाता है।
फिर आपका त्रा हो जाता है तो ता प्लस आपका रा हो जाता है। उसके बाद आपका ज्ञा किससे मिलकर बना है, तो जा और हलंत नीचे प्लस ज्ञा हो जाता है, तो ये ज्ञा और श्रा, जो श्रा आपका होता है तो ये किससे मिलकर बना है, शा हलंत प्लस रा, ये श्रा हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्रुतलेख, यहाँ पे श्रुतलेख है, श्रुतु नहीं होता है, श्रुतलेख क्या है, इसका महत्व बताएं। श्रुतलेख का अर्थ है सुनकर लिखना। देखिए जैसे नाम ही से पता चला, श्रुत मतलब सुनकर, तो सुनकर लिखना। जब विद्यार्थी लिखने में प्रवीण हो जाते हैं तो प्रतिलिपि भी लिख सकते हैं। यानी क्या होता है, पहले उनको सुलेख कराया जाता है, उनको नॉलेज दी जाती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे अक्षरों का ज्ञान दिया जाता है, फिर श्रुतलेख यानी इमला जिसको बोलते हैं। तो जैसे आप जो बोल रहे हैं बच्चे वही लिख रहे हैं, वो श्रुतलेख यानी जो आप बोलते हैं वो बच्चे लिखते हैं, वो श्रुतलेख कहलाता है। और इसमें जब ज्ञान हो जाता है पूरा तभी तो बच्चे लिख पाएंगे। उन्हें जब पाई मात्रे अक्षर सभी का ज्ञान होता है अच्छे से, तब वो कर पाते हैं। उसके बाद हो जाता है आरोही क्रम को उदाहरण सहित समझाएं। तो आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लिखा जाता है, फिर उससे बड़ी संख्या को, इसी क्रम में अंत में सबसे बड़ी संख्या लिखी जाती है। जैसे मान लीजिए, जैसे सीढ़ियों पे आप चढ़ते हैं ना, सभी लोग सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, तो पहला स्टेप पहले, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, इस तरह से आरोही और अवरोही क्रम को समझे तो बहुत ही आसानी रहती है और चीज़ों को आप भूलेंगे नहीं। जैसे सीढ़ियों पे आप चढ़ रहे हैं, ये क्या है, ये आरोही क्रम है, और सीढ़ियों से आप उतर रहे हैं तो ये अवरोही क्रम है। जैसे 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, ये आरोही क्रम है। यानी पहले 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अगर अवरोही की बात की जाए तो पहले 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1, यानी कि उल्टा, यानी कि सीढ़ियों से हम उतर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है। अब समझ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो 889 के सभी अंकों का स्थानीय मान लिखिए। तो स्थानीय मान क्या होता है, तो जो अंक होता है, जैसे यहाँ पे 9 है, फिर 8 है और 8 है, ये 889 है। तो जितने अंक है इनको 10 से आप गुणा कर दें। जैसे पहले आप जैसे आपका हो जाता है कि पहली जो संख्या है इसको आप करेंगे तो ये क्या होगा, इसमें एक 0 आप लगा देंगे, तो 9 को आप, जैसे यहाँ पे 9 है तो 9 ही रहेगा। अब यहाँ पे 80 है तो यहाँ पे 2 अंक बन गए ना, तो यहाँ पे 10। अब ये नहीं कि सभी को आप 10 से करेंगे कि पहला आपका 1 हो जाता है इससे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी 0 नहीं है, तो 9 एकम 9, 1 से आप गुणा करेंगे तो जो आंसर जो होता है शब्द वही आंसर आता है। 1 से गुणा करने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो 9 एकम 9 हो जाते हैं। अब 8 आपका है तो 8 गुणे 10, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 अंक हो गए, एक इसको मिलाया एक इसको मिलाया, तो आपका क्या हो गया, 2 अंक हो गए, और 10 क्या है तो 2 अंक है। तो इस तरह से आपका 8 और ये कितने हो गए, तो 8 और 1 0, यानी 10 गुना चीज़ें बढ़ जाती हैं। 8 से 80 क्या हुआ, तो 10 गुना चीज़ें बढ़ गई ना, तो 80 हो गई। फिर उसके बाद आपने क्या किया, 8 है और गुणे आपने 100, यानी 2 0 से आपने कर दिया, तो यहाँ पे 2 ही 0 तो आप बढ़ाएंगे, तो इस तरह से आपका क्या हो जाता है, 8 और 2 0, यानी आपका 800 हो जाता है। अगर सिंपल भाषा में समझें, बहुत ही आसान तरीके में, तो जितने नंबर हो उतने 0 लगा दो। अब 9 पे आपका कोई 0 नहीं, तो आपका 9 का स्थानीय मान 9 ही हो गया। अब 8 पे एक नंबर है, अब आपका देखिए यहाँ पे 8 और 9 है, तो यहाँ पे कोई 0 नहीं, तो यहाँ पे कोई 0 नहीं लगाएंगे, यानी स्थानीय मान 9 हो गया। यहाँ पे आपका 8 है तो एक 9 है पीछे ना, 9 पीछे है, तो आप यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। अब इस वाले 8 पे क्या है, तो इस वाले 8 पे आपके 2 0 हैं, क्या है, 2 नंबर हैं, तो आप 2 0 लगा दें। ये बहुत ही आसान ट्रिक है, इसलिए आप इससे ही इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किया कीजिए, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जो मैंने अभी कहा कि 10 गुना, तो ऐसा सब नहीं 10 गुना, 2 0, जैसे जितने नंबर हो उतने 0 है ना, तो जितने नंबर हो आप उतने 0 लगाएंगे, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। भाषाई कौशल के प्रकार, तो भाषाई कौशल के प्रकार 4 होते हैं ना। सुबोपाली, आप लोग सुबोपाली से याद रखना। सुबोपाली यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यानी श्रवण, लेखन, पठन और वाचन
हो जाते हैं। आप इस तरह से भी ये भी लिख सकते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका ये गलत माना जाएगा। लेकिन जब ऑप्शन में आए कि श्रवण, लेखन, पठन, वाचन, तब आप उसमें तो सिर्फ आपको टिक करना होता है ना। तो इस तरह से चीज़ों को आप लोग समझिए। सुलेख का महत्व, यानी सुलेख का मतलब क्या होता है? सुंदर लेख। सुलेख का मतलब क्या होता है कि सुंदर लेख। सुंदर शब्द लेख से पहले सु और उपसर्ग लगाने से बनता है। इसका अर्थ है सुंदर तथा श्रेष्ठ लेख। भाषा शिक्षण को आरंभ से ही बच्चों में सुंदर लेख लिखने की आदत डालनी चाहिए। जो बच्चा आरंभ में सुंदर लेख लिखता है, आगे चलकर उसका हस्तलेख बड़ा ही सुंदर और आकर्षक बन जाता है। प्रतिदिन के व्यवहार में और विशेषकर परीक्षा में सुलेख का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सुलेख कब अच्छी हो जाती है? जब आप रोज प्रैक्टिस करेंगे, रोज लिखेंगे, और जब स्टार्टिंग से ही बच्चे की आदत पड़ जाती है सुंदर लेख लिखने की, तो वो आगे चलकर और भी अच्छा लिख पाते हैं। लेकिन जिन पे ध्यान नहीं दिया जाता है कि इनका लेख कैसा है, तो उनकी फिर लेखन, उनका जो लेखन हो जाता है, उनका जो लेख हो जाता है, वो सुंदर नहीं हो पाता है। और कहते नहीं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। लेखन से बड़ा ही इंप्रेशन पड़ता है। सबसे पहले आपकी कॉपी जाती है, तो यह तो नहीं है कि पढ़ने बैठ गए, सबसे पहले कॉपी को देखा जाता है। जब सुंदर सुंदर लेख लिखा होता है तो टीचर खुद समझ जाते हैं कि ये बच्चा कुछ है, इसको कुछ आता है। तो 1-2 नंबर तो ऐसे ही लेख से ही मिल जाते हैं, क्योंकि फिर इतना डीपली नहीं पढ़ा जाता। और जब लेख ही नहीं अच्छा होगा, क्योंकि जब लेख ही नहीं अच्छा है तो लिखा इसने क्या होगा, तब फिर उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बड़ी बारीकी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उसमें फिर एक एक कमियां, एक एक गलतियों को देखते हैं, है ना, ऐसा ही होता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, अपने से छोटे के लिए स्नेहपूर्ण 4 शब्द लिखिए। जैसे अपने से छोटे को प्यार से, जैसे प्यार भरे से कि स्नेहपूर्व, स्नेहपूर्ण, तो यहाँ पे प्रिय हो जाता है, अनुज हो जाता है, चिरंजीवी हो जाता है, शुभाकांक्षी हो जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। अव्यय को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय ना हो। अव्यय मतलब जो व्यय ना हो। जिन शब्दों के उपयोग से वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में रहते हैं। इन शब्दों को अविकारी शब्द भी कहते हैं। यानी अव्यय शब्दों को और क्या कहते हैं? तो अविकारी शब्द भी कहते हैं। उदाहरण, आज, कल, इधर, उधर, किंतु, परंतु, लेकिन, जब तक, अब तक, कब तक, कहाँ तक इत्यादि, ये क्या हो जाते हैं? ये अव्यय हो जाते हैं। अब अनुनासिक ध्वनियां युक्त 4 शब्द लिखिए। ये लगता है रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन कोई नहीं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अनुनासिक, जिसमें चंद्र बिंदु लगा होता है वो अनुनासिक होता है। अभी हम लोग समझ चुके हैं कि जिसमें 2 ना लगे हों, अनुनासिक। अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु, है ना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अनुनासिक तो हंसी, चांद, 5 मुंह आदि हो जाते हैं, इसमें चंद्र बिंदु होता है, यानी इसको अनुनासिक भी कहते हैं। इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है और इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? विच्छेद कीजिए। संयुक्त स्वर, तो संयुक्त स्वर की बात कर लेते हैं। तो इसमें हो जाता है ओ, आओ, ए, ये क्या हो जाते हैं? तो ये संयुक्त स्वर हो जाते हैं। इनको समझ लेते हैं। संयुक्त स्वर और भी होते हैं, तो ये टोटल जो होते हैं वो 5 होते हैं। कितने होते हैं? तो टोटल 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे ओ, आओ, ए दिए हुए हैं और आए दिए हुए हैं, और इसमें एक ए हो जाता है और ऋण हो जाता है। ये सब क्या है? ये संयुक्त स्वर हो जाते हैं। क्वेश्चन है, राम ने रावण को मारा। वाक्य को क्रमवाच्य में परिवर्तित कीजिए। अब राम ने रावण को मारा या रावण राम के द्वारा मारा गया, तो यहाँ पे जो क्रमवाच्य में परिवर्तित करना है, तो रावण किसके द्वारा मारा गया? तो राम के द्वारा मारा गया, यहाँ पे ये हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, लिखना सिखाने की पद्धतियों को बताएं। तो मांटेसरी विधि हो जाती है, रूपरेखा, अनुकरण विधि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुकरण विधि, मनोवैज्ञानिक विधि, चित्र विधि, पेस्टोलॉजी की रचनात्मक प्रणाली, जैकेटॉट विधि, ये सारी विधियां हो जाती है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। पठन की प्रक्रिया में आरोह अवरोह का महत्व बताएं। पठन की प्रक्रिया में जब तक उचित आरोह अवरोह का
का समावेश नहीं होता है तब तक उसमें सार्थकता उत्पन्न नहीं होती है और न ही पाठ्य वस्तु का भाव ग्रहण हो पाता है। पाठ्य वस्तु के भाव के अनुसार उचित आरोह अवरोह का अभाव उसके भाव ग्रहण करने में भ्रम उत्पन्न कर देता है। इसलिए पठन का मूल तत्व आरोह अवरोह है। अनेक अवसरों पर छात्रों द्वारा उचित आरोह अवरोह का ध्यान न रखते हुए पठन किया जाता है। यानी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि पठन की प्रक्रिया में आरोह अवरोह, जैसे कि कोई बच्चा पढ़ रहा है तो वो एक स्पीड में पढ़ता चला गया, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, इस पे किसी पे ध्यान नहीं दिया गया, एक ही स्पीड में पढ़ता चला जा रहा है, चाहे वो किसी भी तरह का सेंटेंस हो, है ना। मगर ऐसा तो नहीं है, उतार चढ़ाव होते हैं, उतार चढ़ाव करने पड़ते हैं, क्योंकि चीज़ों को समझने के लिए और समझाने के लिए क्या होता है, तो उतार चढ़ाव की प्रक्रिया करनी पड़ती है। और जिसमें उतार चढ़ाव नहीं होता है वो उचित नहीं माना जाता है। जैसे आप मान लीजिए आपको चीज़ समझा रहे हैं तो कहीं पे ठहरना है तो आप ठहरे, यानी पूर्ण विराम आपने, यानी उसको पूर्ण विराम ही तो कहते हैं कि थोड़ी देर तक ठहरना। फिर आप थोड़ा ठहरे तो अर्ध विराम हुआ, उससे भी कम ठहरे तो अल्प विराम हुआ, यानी एक सांस लेने भर का समय। लेकिन ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। कोई चीज़ हो, जैसे अब हम ही आपको पढ़ा रहे हैं तो हम अगर इस तरह से पढ़ा दें कि पठन की प्रक्रिया में जब तक उचित आरोह अवरोह का समावेश नहीं होता है तब तक उसमें सार्थकता उत्पन्न नहीं होती है, तो आपकी समझ में नहीं आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आरोह अवरोह बहुत ही ज़रूरी होता है। अग्नि के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो अग्नि के 4 पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं अनल, आग, पावक, दहन, ये सब क्या हो जाते हैं, तो अग्नि के पर्यायवाची हो जाते हैं। घटाने से आपका क्या तात्पर्य? घटाना, एक संख्या में दूसरी संख्या को कम करना घटाना कहलाता है। और घटाना जोड़ का विलोम यानी उल्टा होता है, क्योंकि जोड़ का मतलब क्या होता है, जैसे आपने किसी संख्या को किसी संख्या से जोड़ दिया यानी बढ़ा दिया। यहाँ पे 4 और 9 है तो कितने बनते हैं, तो यहाँ पे आपके 13 बन जाते हैं ना, 13 हो जाते हैं। और अगर आप इसमें से जैसे कि 9 में से 4 यानी 9 - 4 तो आपके कितने बन जाते हैं, तो 5 बन जाते हैं। तो यानी ये इसका उल्टा हो जाता है। इसलिए उल्टा हो जाता है क्योंकि जोड़ मतलब बढ़ना और घटाना मतलब घटना, तो इसलिए ये इसका अपोजिट हो जाता है और इसमें क्या होता है, तो संख्याएं घट जाती हैं। संबोध निर्माण के उच्चारण से आप क्या समझते हैं, तो गणित की शिक्षा में संख्या बोध का अर्थ है संख्याओं का अंत, प्रज्ञात्मक समझ या बोध। संख्याओं के बोध में संख्याएं, उनका परिमाण, उनका परस्पर संबंध, छोटा बड़ा आदि तथा उन पर संक्रियता करने से वे कैसे प्रभावित होते हैं आदि सभी चीजें सम्मिलित है। किसी संख्या के भाजक 9 है, भागफल 7 हैं तथा शेषफल 6 हैं, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या है, भाज्य ज्ञात करना है। सभी के सूत्र अलग अलग है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि भाज्य ज्ञात कीजिए, तो भाज्य ज्ञात करने का सूत्र आपका अलग हो जाता है, भाजक ज्ञात करने का सूत्र आपका अलग हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सूत्र हम यूज करेंगे, तो देखिए भाज्य निकालने का जो सूत्र हो जाता है, भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस आपका शेषफल हो जाता है। देखिए क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है क्षेत्रफल, ये यहाँ पे नहीं है, शेषफल है, ठीक है ना, यहाँ पे शेषफल हो जाता है। प्लस आपका क्वेश्चन में ये जो निशान लगा हुआ है बराबर का, तो यहाँ पे बराबर का निशान नहीं लगेगा, यहाँ पे प्लस का निशान लगेगा यानी सिंबल लगेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो भाजक है, देखिए यहाँ पे भाजक कितना है, तो 9 है ना, तो भाजक की जगह पे 9 रख लेंगे, उसके बाद गुणे का निशान लगा देंगे। भागफल कितना है, तो 7 हो जाता है और प्लस शेषफल कितना है, तो 6 हो जाता है। अब इसके 9 और 7 की गुणा कर लेंगे और उसमें 6 प्लस कर देंगे, तो आप 9 का पहाड़ा पढ़ ले, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 27, 9 चौक 36, 9 45, 9 छक 54, 9 सत्ती 63 हो जाता है। तो 9 सत्ती 63 हो गया और इसमें आपने 6 प्लस कर दिए, तो 6 और 3 9 हो जाता है और 6 यानी 69 यानी 69 आपका आंसर आ जाता है।
तो इस तरह से आप समझें। और जो आपका भाजक का सूत्र होता है तो वो भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल होता है। इस तरह से ये दोनों अलग हो जाते हैं सूत्र, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, किसी पुस्तकालय में एक अलमारी में 725 पुस्तकें आती हैं, तब यहाँ पे 7,19,925 पुस्तकों को रखने के लिए कितनी अलमारियों की आवश्यकता होगी। तो आप लोग सभी लोग अच्छे से जानते हैं, इसको भाग करना रहेगा। आप भाग कर देंगे और इसका आंसर आ जाएगा 993। ये यहाँ पे राइट आंसर है। तो आप लोग भाग तो अच्छे से कर ही लेते हैं, ये हमें भी पता है, क्योंकि पूरा एक सब्जेक्ट मैथ का है आपके डीएलएड सेमेस्टर, कोई भी सेमेस्टर हो उसमें, पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर और अब तो आपका चौथा सेमेस्टर चल रहा है, यानी 4th सेमेस्टर, ठीक है ना। हिंदी भाषा सीखने के लिए प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो सुनना भाषा सीखने का प्रमुख तथा प्रथम अंग है। बच्चा सुनकर तथा पढ़कर भाषा सीखता है। भाषा कौशल के अंतर्गत 4 बातें आती हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यानी ये भाषा के कौशल हो जाते हैं। सुबोपाली, ये मैं अभी भी इसके बारे में डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से सुबोपाली यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये आप याद रख लेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि इसके कौशल कौन से होते हैं। उसके बाद आपका हो जाता है संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। तो जिस वाक्य में 2 स्वतंत्र उपवाक्य किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक द्वारा एक दूसरे से जुड़े हों वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे सोहन पढ़ रहा है और मोहन खेल रहा है, यहाँ पे क्या हुआ है, तो संयुक्त वाक्य बनाया गया, क्योंकि सरल वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं। अब संयुक्त वाक्यों को जोड़ने के लिए कौन कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं तो उनको समझ लेते हैं। अब इसमें यहाँ पे आपका हो जाता है सोहन पढ़ रहा है और मोहन खेल रहा है, तो और से इस सेंटेंस को जोड़ा गया है, यानी वाक्य को जोड़ा गया है। और भी वाक्यों से जोड़ा जाता है, जो जैसे सेंटेंसों से उस तरह से जोड़े जाते हैं। जैसे और से तो यहाँ पे जुड़ा है, एवं हो जाता है, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, भी, तो, नहीं, तो, किंतु, लेकिन, पर, ये सभी हो जाते हैं। ये संयुक्त वाक्यों को जोड़ने में यूज किए जाते हैं। कहानी शिक्षण से आप क्या समझते हैं। तो कहानी शिक्षण बालकों के ज्ञान में वृद्धि करने तथा बालकों के मनोरंजन तथा आनंद का सर्वश्रेष्ठ साधन है, जो छात्रों में विचार, कल्पना तथा तर्क शक्ति को विकसित करता है। सौभाग्य का विलोम है दुर्भाग्य। इकाई किसे कहते हैं। तो इकाई एक सी वस्तुओं के समूह में से किसी एक वस्तु को उस वस्तुओं के समूह की इकाई कहा जाता है। अंक का स्थानीय मान किसे कहते हैं। किसी भी संख्या के किसी अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए दाएं से बाएं की ओर के स्थान में गिनती करते हैं, फिर उसके स्थानीय मान का निर्धारण करते हैं। अंक के स्थानीय मान का अर्थ होता है वह अंक किस स्थान पर है, जैसे इकाई पर, दहाई पर, सैकड़े पर, हजार पर आदि हो जाते हैं। सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विषय हो अथवा जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे सरिता स्कूल जा रही है, तुम पढ़ रहे हो, या वो घूम रहा है, ये सब क्या हो जाते हैं, ये सरल वाक्य हो जाते हैं। और जिसमें किंतु, परंतु ये सब लगा के 2 वाक्यों को एक किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो वो क्या होते हैं, वो संयुक्त वाक्य हो जाते हैं। अब यहाँ पे समझ लेते हैं 346 में सभी अंकों का स्थानीय मान लिखिए। तो देखिए बहुत ही सिंपल भाषा में 6 का स्थानीय मान, क्योंकि 6 के बाद कोई भी अंक नहीं है तो इसका स्थानीय मान 6 ही हो जाता है। और 4 का स्थानीय मान क्या होता है, इसके बाद क्या है, एक मतलब नंबर है 6, जो ये नंबर है ये एक नंबर है, यानी कि यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। और जो यहाँ पे 3 है तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ इसके पीछे 2 नंबर है तो यहाँ पे 2 0 लगा देंगे, यानी स्थानीय मान इस तरह से हो जाता है। तो 6 का स्थानीय मान 6 ही रहेगा और 4 का स्थानीय मान यहाँ पे देखिए 40, क्योंकि 4 का पूछ रहे हैं ना, तो 4 का स्थानीय मान 40 हो जाएगा और 3 का स्थानीय मान 300 हो जाएगा। आरोही क्रम किसे कहते हैं। तो आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या जैसे आपका 1 हो गया,
और फिर क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या को लिखा जाता है, फिर उससे बड़ी क्रम से, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं और जितना भी लिखना होता है वो लिख लेते हैं, यानी ये आरोही क्रम है। और अगर यहाँ पे अवरोही क्रम की बात हो जाए तो अवरोही क्रम में पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरह से ये अवरोही क्रम हो जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हंस पद विराम चिन्ह से क्या तात्पर्य है, यानी जो हंस पद चिन्ह होता है तो वो कैसा होता है और इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है, तो समझ लेते हैं। लिखते समय जब कोई अंश छूट जाता है, जैसे मान लीजिए आप कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे आपने लिखा कि राधा पढ़ रही है, राधा पढ़ रही है, आपको ये लिखना है, और आपने लिखा क्या, राधा रही है। आप पढ़ना आप भूल गए लिखना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे जगह भी नहीं है, जैसे यहाँ पे आपने स्पेस नहीं छोड़ा है, यहाँ पे तो हमने स्पेस छोड़ा है लेकिन आपने स्पेस नहीं छोड़ा है, राधा रही है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हंस पद लगा देंगे और उसके बाद आप यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाता है, तो ये हंस पद हो जाता है। और हंस पद इस तरह से लगाया जाता है, जब कोई त्रुटि हो जाती है तो इसको त्रुटि पूर्वक यानी त्रुटि पूर्वक चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो त्रुटि पूर्वक चिन्ह भी कहते हैं। हंस पद लगाकर शब्द लिख देते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि जब आपसे कोई त्रुटि हो जाए, जैसे त्रुटि तो सभी से हो जाती है, ऐसा तो है नहीं, इसीलिए तो चिन्ह बना है। अगर किसी एक से गलती हो तो फिर ये चिन्ह ही नहीं बनता है ना, कि भाई एक ही इंसान गलती करा, गलतियां तो सभी से होती हैं। तो ये चिन्ह इसीलिए बना है कि जब गलती हो जाए तो इस चिन्ह का यूज करके और जो चीज आप भूल गए वो आप लिख सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको त्रुटि पूरक चिन्ह कहा जाता है और हंस पद भी कहा जाता है। आकाश के 3 समानार्थी शब्द, तो आकाश, गगन, नभ, अंबर, आसमान, ये सब हो जाते हैं। जो भी आपको आ रहे हैं आप वो लिख दें, जरूरी नहीं कि यही आप लिखें जो मैंने यहाँ पे मतलब जो यहाँ पे प्रिंट है। प्राकृतिक संख्या किन्हें कहते हैं, जिन संख्याओं को साथ यानी को नहीं होगा यहाँ पे, जिन संख्याओं की सहायता से इन वस्तुओं की गिनती कर सकते हैं वे प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से डॉट 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 इन्फिनाइट तक, है ना, ये प्राकृतिक संख्याएं हो जाती हैं। इसमें 0 नहीं लगता है, और जब 0 लगता है तब कौन सी संख्या बन जाती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्राकृतिक संख्याएं कौन होती है, जिसमें 0 लगा होता है वो कौन सी संख्या होती है। इस तरह के क्वेश्चंस मैथ में पूछे जाते हैं। पठन से आपका क्या अभिप्राय है, पठन का शाब्दिक अर्थ है पढ़ना, अर्थात लिखित सामग्री को पढ़ना और उसके अर्थ को ग्रहण करना। इस प्रक्रिया को पठन या वाचन कहा जाता है। लेखन किसे कहते हैं, तो जब हम अपने मन के बाहरी एवं अंदरूनी भावों एवं विचारों को शुद्ध रूप प्रदान करके लिपिबद्ध करते हैं, तो इस प्रकार की अभिवृत्ति को लेखन कहा जाता है। लेखन की अशुद्धियां क्या हैं, लेखन की अशुद्धियों के अंतर्गत रेफ या रकार संबंधी दोष, शिरोरेखा संबंधी दोष, अनुस्वार एवं अनुनासिक संबंधी दोष, मात्रा संबंधी दोष, वर्णों का लोप, वचन संबंधी दोष, अल्प प्राण तथा महाप्राण की अशुद्धियां आदि हो जाती हैं। यानी जो आप जैसे कोई भी लिखता है तो उसमें कौन कौन सी अशुद्धियां होने की शंका रहती है, कौन कौन सी अशुद्धियां हो जाती हैं। तो ज्यादातर देखा है कि कोई ऊपर की शिरोरेखा होती है वो नहीं खींचता है ना। और अनुस्वार और अनुनासिक, जैसे कोई वर्ड नाक से कोई वर्ड बोला जा रहा है, जैसे मैं बोला जा रहा है बोला जा रहा है, तो क्या करते हैं वो बिंदी ही नहीं रखते हैं, यानी अनुस्वार का यूज ही नहीं करते हैं, कहीं पे अनुनासिक का यूज नहीं करते हैं। तो और मात्राएं, जैसे छोटी ई की मात्रा है तो बड़ी ई की लगा दी, या बड़ी ई की मात्रा है तो छोटी ई की मात्रा लगा दी, आ की मात्रा लगनी है तो कोई मात्रा ही नहीं लगाई। तो इस तरह से ये सारे हो जाते हैं, यही अशुद्धियां हो जाती हैं। आरंभिक पठन कौशल के उद्देश्यों की प्राप्ति के हेतु क्या आवश्यक है, शिक्षण और बालक के बीच आत्मीय संबंध। पठन कौशल के बाधक तत्व कौन कौन से हैं, तो अति शीघ्रता के साथ पढ़ना। देखिए अब कोई चीज आप बहुत स्पीड में पढ़ेंगे, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है,
ये आपके पठन कौशल में बाधक है। ये ना समझें कि हम बहुत स्पीड में पढ़ रहे हैं तो इसमें गलतियां, क्योंकि इसमें गलतियां हो सकती हैं। आपको चाहिए कि आप पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, इनका सबका ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड अच्छी नहीं मानी जाती है। अटक अटक कर बोलना, जब आप अटक अटक कर बोलेंगे तो ये पठन कौशल में बाधक तो है ही है। व्याकरण तत्वों को ज्ञान का अभाव, यानी जब व्याकरण के तत्वों का ज्ञान नहीं होगा तो आप कैसे समझाएंगे, कैसे, तो ये क्या है, ये बाधक ही तो है। एकाग्रता का अभाव, या जैसे आप पढ़ रहे हैं या मैं आपको पढ़ा रही हूं तो अब मेरा मन क्या है, कहीं और लगा हुआ है, या आप पढ़ रहे हैं आपका मन कहीं और लगा हुआ है, तो क्या आप चीजों को आसानी से या अच्छे से समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। हम आपको समझा रहे हैं, हम आसानी से नहीं समझा पाएंगे, हम उसमें अटकेंगे, चीजों को उल्टा सीधा भी बता देंगे, क्योंकि हमारा मन कहीं और लगा हुआ है। तो इसलिए एकाग्रता जो होती है वो बहुत जरूरी होती है। अगर इसका अभाव है, यानी इसकी कमी है एकाग्रता की, कि मन एक चित करके ही पढ़ना और पढ़ाना, और अगर ऐसा नहीं किया तो गलतियां होंगी ही होंगी। पठन कौशल में बाधा ये सब पहुंचाते ही पहुंचाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से अब अपने पे लेके एक चीज को समझे तो चीजें और भी अच्छे से समझ में आती हैं। कि अभी ये क्वेश्चन आया, अब आप अपने पे लें कि हाँ अगर हम इस तरह से पढ़ेंगे, मन कहीं और लगाएंगे और बुक नजरें किताबों में हैं और ध्यान कहीं और है, तो इस तरह से क्या है, ये बाधा ही तो है। हमको पूरा ज्ञान नहीं है, हम चीजों को आपको नहीं समझा पाएंगे। कैसे भाई समझा पाएंगे जब हमें ही नॉलेज नहीं है? तो इस तरह से ये सब बाधाएं हो जाती हैं। लेखन कौशल को प्रभावित करने वाले तत्व या दोष कौन कौन से हैं? तो शिरोरेखा की उपेक्षा, शब्दों के बीच का अभाव, अक्षरों का विकृत आकार, विराम चिन्हों से संबंधित त्रुटियां, अनुनासिक और अनुस्वार संबंधी त्रुटियां हो जाती हैं। देखिए यहाँ पे पूछा गया है पठन कौशल के बाधक तत्व, जब आप पढ़ रहे हैं तब कौन से बाधक तत्व हैं, और अब पूछा गया है कि लेखन कौशल को प्रभावित करने वाले, तो इसमें अंतर रखिएगा कि पठन में पूछा गया है कि लेखन में पूछा गया है। क्योंकि जब लेखन में पूछा जाएगा तब यही तो होगा, आप शिरोरेखा लगाएंगे। अब जब आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तब थोड़ी ना आप शिरोरेखा वहां पे बोलेंगे कि हम शिरोरेखा से के साथ पढ़ रहे हैं। तो ये चीज का अंतर आप लोग समझिए। शिरोरेखा की उपेक्षा, शब्दों के बीच का अभाव, जब आप बीच थोड़ा सा स्पेस नहीं देंगे तो कैसा, आप एक में मिला मिला के लिख दे। मान लो हमें लिखना है शिरोरेखा की उपेक्षा, तो हम अगर इस तरह से लिख दें तो क्या ये सही माना जाएगा? शिरोरेखा का अभाव यहाँ पे लिख दिया और एक में ऐसे कर दिया, तो ये गलत ही तो माना जाएगा। तो इस तरह से अक्षरों का विकृत आकार, अब इनका आकार आपने सही से नहीं लिखा। विराम चिन्हों से संबंधित त्रुटियां, आपने जहाँ पे चिन्ह लगाना है, जहाँ पे आपको फुल स्टॉप लेना है, आपने कुछ किया ही नहीं, आप ऐसे ही करते चले गए, तो भी त्रुटि मानी जाती है। अनुस्वार और अनुनासिक, यानी जहाँ पे चंद्र बिंदु और अंग की बिंदु, यानी अंग ये होता नहीं, अंग ये होता है अनुनासिक और अनुस्वार, तो जब आप इनको नहीं लगाएंगे तो भी तो आप में ये त्रुटि ही तो हुई। तो इस तरह से चीजें हो जाती है। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक, संदेहार्थक, संकेतार्थक, इच्छार्थक तथा विस्मयार्थक वाक्य ये सब हो जाते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? जिनको खंड खंड ना किया जा सके, अखंड मूल ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। अब आप अपने शब्दों में समझ लें, वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की उस मूल ध्वनि को, किसको? तो भाषा की उस मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सके, यानी ना हो सके। वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। वर्णों को और क्या कहते हैं? तो वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ण भाषा की कैसी इकाई है, तो उसमें डॉट डॉट दिए होंगे, तो छोटी बड़ी ये इस तरह से, नॉन ऑफ दीज इस तरह से, यानी कि इसमें तो नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त तो सभी, इस तरह से। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई हो जाती है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी कंटिन्यू करें। थैंक यू।